हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर सेकंड है, जिसका नाम भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे या कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, ये आपका सेकंड पेपर है, जिसमें ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख पा रहे हैं, ये पवन पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। एंड इस पूरे क्वेश्चन बैंक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इस पूरे क्वेश्चन बैंक में जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके, वो 436 क्वेश्चंस हैं और आज हम पूरे ये 436 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। जो पेपर फर्स्ट है आपका, वो हमने कल करा दिया था। आज हमें पेपर सेकंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम सभी पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे। पवन सीरीज हो, चाहे वो पवन का ये क्वेश्चन बैंक हो, गोल्ड सीरीज का हो या इजी नोट्स का हो, सबका कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा कंटेंट है वो तो अपलोड है ही, आप उसको भी पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है 450 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, उसमें 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है? तो इसमें आपके 7 अध्यायों का वर्णन है। कितने अध्याय बताए गए हैं? 7 अध्यायों का वर्णन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ? तो यह आपका 27 अगस्त 2009 को जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान जो है वो रिजर्व करना होता है? 25% स्थान आरक्षित करना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में था? तो ये संविधान की धारा 45 में था। किस धारा में? धारा 45 में। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईसाई मिशनरी आई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? यह आपका 1613 में हुआ। कब हुआ? 1613 में। कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? वो आपके गांधी जी थे। प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन की ओर सबसे पहले ध्यान किसने दिया? तो ये हर्टाग समित ने दिया। किसने दिया? हर्टाग समित ने। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान की किस धारा में दिया गया है? तो ये संविधान की 45वीं धारा में दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1979 में प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ की गई थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना, यही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य है। भारत के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है प्राथमिक विद्यालयों की कमी भी है, भाषाओं का बाहुल्य भी है, क्योंकि हर 400 किलोमीटर पर भाषा बदली हुई दिखाई देती है हमारे भारत में, है ना। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1986 के प्रारूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं के लिए कितना मूल्य भार निर्धारित किया गया था? तो 32%, ठीक है। 32% जो भार है वो निर्धारित किया गया था। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता आपके फ्रोबेल माने जाते हैं। कौन? फ्रोबेल माने जाते हैं। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह स्टेटमेंट मॉन्टेसरी का है। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? एनसीईआरटी ने 83 वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है, मूल्यों को स्वीकारा है। बच्चे की समाजीकरण की आद्य व्यक्ति हैं वो माता जी हैं, है ना। बच्चे के अंदर जो सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण की प्रकृति डेवलप होती है, उसमें माता का इंपॉर्टेंट रोल होता है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है मानव का निर्माण करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, बालक का आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके का विकास हो। यही शिक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ये हार्वर्ड का विचार है।
शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? यह आपके रिवलिन का विचार है। किसका? रिवलिन का। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का स्टेटमेंट है? यह आपके रूसो ने कहा था कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है। किसने कहा? रूसो ने कहा। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शेक्सपियर कहते हैं। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं, ऐसा जॉन डीवी मानते हैं। कौन मानते हैं? ऐसा जॉन डीवी मानते हैं। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। किसका विचार है? हीगल का विचार है। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि सर ये जो मैराथन क्लासेज हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम इसको प्ले, जो हाउसवाइफ है उनका काफ़ी कमेंट आया कि सर हम इसको प्ले करके रख देते हैं एंड अपना काम भी करते रहते हैं किचन में, एंड आपकी वीडियोस भी चलती रहती है और हम देखते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए कह सकते हैं कि मतलब आप जो है टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं। ये जो मैराथन क्लासेज होती हैं इनमें आप अपना काम भी कर सकते हैं और प्ले करके सामने रख दीजिए, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, है ना। इट इज़ टू गुड। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह स्टेटमेंट किसका है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा, देखिए, मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, ये तो सभी दूरस्थ शिक्षा के नाम है, लेकिन सह शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये इसके लेखक जॉन डीवी हैं। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये बात आपके लुईस क्रिस वर्ग का है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो उसमें स्थान निश्चित नहीं होता, जी बिल्कुल, समय भी निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है। ये यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके राइट हैं अनौपचारिक शिक्षा को लेकर के। अगर यहाँ पे अगर औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो औपचारिक शिक्षा में आपका समय स्थान निश्चित होता है, जो कि स्कूल होता है, समय निश्चित होता है कि इतने बजे स्कूल लगेगा, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, है ना, और उसमें आपका सिलेबस भी निश्चित होता है, यानी कि सब कुछ फिक्स होता है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट आपके जॉन डीवी का है, और त्रिमुखी में आपका शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम आ जाता है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना या बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, शाब्दिक अर्थ इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? दूरवर्ती शिक्षा को हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाएंगे। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, कौन कौन? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक है। ये शिक्षण के 3 बिंदु हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन फ्रोबेल का है। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? 1939 में। 1939 में भारत आई थी मारिया मॉन्टेसरी। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, वेल ट्रेन टीचर्स नहीं है, और पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा नहीं है, शासकीय उदासीनता भी है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। राममूर्ति समिति यानी कि 1990 क्यों गठित हुई? इसका गठित होने का कारण यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए राममूर्ति समिति 1990 का गठन किया गया। राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? यह आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। किससे? उच्च शिक्षा से संबंधित थी। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? वुड का आज्ञा पत्र आपका 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने दिया था, है ना। निस्यंदन का मतलब होता है किसी चीज का छन छन करके नीचे आना। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन जो है वह 1835 में प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्रारंभ होती है? प्रारंभिक शिक्षा आपकी बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन अरस्तू का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, उसमें आप बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक हर तरीके का विकास होता है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन रूसो का है। किसका कथन है? रूसो का है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल माने जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? श्री अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में जो है
शिक्षा आश्रम की स्थापना की थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर LS मुदालियर थे। कौन? डॉक्टर मुदालियर, ठीक है। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1987 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में 1986 में हुई थी। ये जो क्वेश्चन आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वाला है, इसमें यहाँ पे 1985 होना चाहिए, 1985 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी जो एस्टेब्लिश जो हुई थी, इसकी स्थापना वो सितंबर 1985 में हुई थी, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू कहते हैं, तो ये जो है कि भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में जो है कि स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ओके, जिसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, 1985 होना चाहिए था। चलिए, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? वो आपकी बौद्धिक शिक्षा हो या ब्रिटिश शिक्षा हो या वैदिक शिक्षा हो, सब में ऐसा हुआ। बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। जो बुनियादी शिक्षा है उसका कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया। और मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई, कब की गई? तो ये आपका मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति NPE 1986 के द्वारा की गई, ठीक है। NEP होना चाहिए यहाँ पे। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1976 में। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को जो स्थान मिला वो 1976 में मिला। DPEP का पूरा नाम जो है वो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? ये आपका 1992 में किया गया। उसके बाद इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कहा गया। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? तो इन्होंने इसको 6 स्तरों में बांटा है। कितने स्तरों में? 6 स्तरों में। बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? बहुउद्देशीय विद्यालय मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए। NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? तो NCERT जो है वह आपकी 1961 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। NCTE एक्ट संसद में कब पास हुआ? 1993 में। NCTE एक्ट संसद में 1993 में पास हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 68। भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग जो है सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए किया गया है, जो सभी उम्र के लोग हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम लिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1995 में हुआ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको NCT भी कहते हैं, उसके कार्य का जो आरंभ है वो आपका 1995 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मतलब क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? ये शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु काम करती है। निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया? वो थी आपकी हरटाग समिति। कौन थी? हरटाग समिति। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना जो प्रस्ताव रखा वो 19 मार्च 1910 में रखा। कब? 19 मार्च 1910 में। हमारे देश में संविधान के द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? 18 भाषाओं में की जा सकती है। कितनी भाषाओं में? 18 भाषाओं में। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? ये आपकी 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है इसकी घोषणा की गई थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई। सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? वो था आपका 1893। सबसे पहले बड़ौदा नरेश ने 1893 में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था? यह बिल गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। वर्धा योजना के जो जन्मदाता थे वो आपके महात्मा गांधी जी थे। वर्धा योजना कहिए, बुनियादी शिक्षा कहिए, बेसिक शिक्षा कहिए, इसके कई नाम हैं।
अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले किसने प्रयास किया? महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रयास किया था। भारतीय संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद जो 45 है वो आपका किससे संबंधित है? वह आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है, अनुच्छेद 45। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, इसीलिए इसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। राधाकृष्णन कमीशन जो था वो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था। उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी जो नियुक्ति है वो 1948 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह स्टेटमेंट राधाकृष्णन आयोग का है। किसका है? राधाकृष्णन आयोग का है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? ये इन्होंने श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 समिति से कराया था। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1992 में। नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है? तो इसमें भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना जो ये संस्तुति है इसको व्यवहार में नहीं लाया गया, इसको कार्य में नहीं लाया गया। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो उन्होंने पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा हो इसकी संस्तुति नहीं की थी, यानी कि उसको सपोर्ट नहीं किया था, उसकी बात नहीं की, उसका सुझाव नहीं दिया। 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ था वह आपका 4 नवंबर 1948 को हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जो थे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका 14 जुलाई 1964 को हुआ था। शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 इज उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह सुझाव किसका था? यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का था। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? यह सुझाव आपका शिक्षा आयोग का था। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया। ये बात 1 अप्रैल 2010 शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को एक्सेप्ट किया गया, 1 अप्रैल 2010 को स्वीकारा गया। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। ये जो है सार्वभौमिकरण की वजह से हो पाएगा, यानी कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से तभी उपलब्ध हो पाएगा जब उसका सार्वभौमिकरण होगा। ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है उनको इफेक्टिव तरीके से व्यवहार में लाया जाए, कार्य में लाया जाए। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे नोट्स किस तरीके के होते हैं। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार का बाहर से मार्केट से कंटेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरा पेपर आपको वहीं से मिलने वाला है। जैसे हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारा कंटेंट होता है सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। जिसमें आपके ये देख पा रहे हैं वन लीनियर, जो वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे बेस्ट होते हैं। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। इसमें एक एक लाइन में 2-2, 4-4, 6-6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे अगर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी 5+3+3 4 है। ठीक है। इसमें 5 वर्ष की आधारभूत शिक्षा होती है, 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज होती है जिसमें आपका 3, 4, 5 आ जाता है, 3 वर्ष की मध्य या उच्च प्राथमिक अवस्था होती है जिसको ग्रेड 6, 7, 8 कहते हैं, 4 वर्ष की उच्च अवस्था होती है जिसमें ग्रेड 9, 10, 11, 12 आ जाती है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका 5 आया, ठीक है, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर यहाँ पे 4 आ गया आपका। तो इस तरीके से बहुत ही बेस्ट कंटेंट। वैदिक काल से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, बौद्ध काल से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मुस्लिम काल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको तैयार किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए ही होता है।
और जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हालांकि एक्स्ट्रा मैं उनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मार्केट में जो भी कंटेंट है, जैसे आपका ये पवन की सीरीज हो गई, गोल्ड सीरीज हो गई, आपका इजी नोट्स हो गया, ये भी हम साथ में बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए ताकि जो है बच्चा इनसे रिवाइज कर पाए, उनको ये ना लगे कि हमने मार्केट से जो कंटेंट है उसको हम पढ़ नहीं पाए या हमको मिला नहीं, तो वो भी हम उसकी कंप्लीट पीडीएफ बच्चों को भेज देते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कंटेंट को लेने के लिए तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नंबर दिया गया है 9628182649। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, क्वेश्चन कहता है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की जो योजना है वो आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो आपके 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एंड इस प्रकार के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है वो सही है, सटीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता जो प्राप्त होती है वो आपकी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा को जो प्रस्ताव रखा था वह सन 1937 में रखा था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? पूर्व प्राथमिक विद्यालय। ठीक, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं बस इसी स्तर से जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई? ये आपकी 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। हाश की समस्या से आशा है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर के बच्चे का चला जाना हाश की समस्या कहलाती है। क्वेश्चन इज पटेल एक्ट जो है वो किससे संबंधित है? पटेल एक्ट आपका प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता और परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक जो है आपका वो 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का जो प्रस्ताव है वह दादा भाई नौरोजी ने रखा था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो जन्म हुआ वो 1813 के आज्ञापत्र से हुआ। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञापत्र से हुआ। शिक्षा आयोग 1964-66 के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, ये आपकी नवी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? ये आपकी नवी पंचवर्षीय योजना है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2004 से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा जो की गई वो आपकी केरल राज्य में की गई। कहाँ? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की जो घोषणा की गई वो सिर्फ केरल राज्य में की गई। कहाँ? केरल राज्य में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वह आपकी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है। यशपाल समिति का गठन किया गया। यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, एस.के. सिन्हा, ये सभी आपकी बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा से संबंधित हैं। बीजी खेर इससे संबंधित नहीं है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये आपकी पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। बाकी बच्चों का विद्यालय में ठहराव और वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करना, ये सभी पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1976 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना हुई थी वो सन 1988 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 17 मई 1993 में। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना 17 मई 1993 से लागू की गई। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह हाश कहलाता है, नुकसान कहलाता है, कमी कहलाती है। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी
समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके श्री UN ढेबर थे। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1997-98 में। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम 97-98 में प्रारंभ किया गया था। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था किसने? हर्टाग समिति ने। किसने? हर्टाग समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1972 में। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया जाए वह आपकी धारा 45 है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। निस्यंदन या छिनाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आपके मैकाले थे। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या को और किस समिति ने ध्यान दिलाया था? तो वो समिति हर्टाग समिति थी। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं लोग। स्कूल एक वृहद समुदाय के अंतर्गत एक छोटा समुदाय है, ये कथन किसका है? ये कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह आपकी 15 सितंबर 1985 में हुई थी। दूरस्थ शिक्षा का लाभ किन लोगों को अधिक मिलता है? दूरस्थ शिक्षा का जो लाभ है वो औपचारिक शिक्षा से दूर हुए लोगों को अधिक मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? तो इसका जो संशोधन है वो 1992 में किया गया था। NCTE किस प्रकार की शिक्षा के सुधार से संबंधित है? यह आपकी शिक्षक शिक्षा के सुधार से संबंधित है। राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। भाषा समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया था वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के द्वारा दिया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। निम्न में से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण है। ये आपका सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। मुदालियर आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? माध्यमिक शिक्षा से। किससे? माध्यमिक शिक्षा से। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थापित हुआ। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित हुआ। इनमें से कौन सरकारी अभिकरण है? NCERT जो है वो एक सरकारी एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये आपकी 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्यापकों को जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है पूरा प्रशिक्षण कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह किस आयोग का कहना है? यह आपका कोठारी आयोग का कहना है। किसका? कोठारी आयोग का। उत्तर प्रदेश के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दोनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित हैं? ये आपके जो उत्तरी क्षेत्र है वो अजमेर में स्थित है, जो पूर्वी क्षेत्र है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। निस्यंदन सिद्धांत किस वर्ष और किस प्रतिवेदन पर आधारित है? निस्यंदन सिद्धांत मैकाले का विवरण पत्र 1835 पर आधारित है। NCTE और NLM का पूरा नाम? NCTE का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था, एंड राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा परिषद करके है ना, नेशनल लिटरेसी कमीशन हो गया। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद हो गया, इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। वुड का आज्ञा पत्र जो है ये 1854 में 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास करना लक्ष्य है। किसका? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का लक्ष्य है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का लक्ष्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास है, लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद शिक्षा के विकास हेतु काम करती है, शिक्षक शिक्षा से संबंधित। ठीक है,
प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा आपकी बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कर दिया है कितना? 1:15। 1:15। निस्यंदन सिद्धांत में किसी वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है, तो इसमें जो है आपका वो उच्च शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है, किस वर्ग की शिक्षा? उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है इसमें, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाए। 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए सर्वप्रथम निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था, वो था आपका सार्जेंट कमीशन। राधाकृष्णन आयोग की सुस्तुतियां किससे संबंधित थी? यानी कि राधाकृष्णन आयोग का जो सुझाव था वो किससे संबंधित था? वो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था। किससे? उच्च शिक्षा से। 2 स्तर प्रधान विश्वविद्यालयों जो कि डीम्ड विश्वविद्यालय हैं के नाम लिखिए। उसमें आपका एक तो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट दयालबाग आगरा आता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली जो है ना इसका नाम आता है। यूजीसी और एनसीईआरटी के पूरे नाम लिखिए। यूजीसी का पूरा नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, एंड एनसीईआरटी का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं। क्वेश्चन कहता है किंडरगार्टन स्कूल किस विद्वान के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होते हैं? किंडरगार्टन जो स्कूल हैं वो फ्रोवेल जो विद्वान हैं उनके शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया? वही क्वेश्चन बार बार हरटाग समिति ने। यह किस समिति का वक्तव्य है? अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बालकों को प्राथमिक स्कूल से हटा लेना है, ऐसा हरटाग समिति कहती है। किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया है? ऐसा सन 1992। ठीक है, 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में तीन प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? देखिए इसमें नंबर 1 तो आपका राजकीय आ जाता है, स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय आ जाते हैं और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। ये 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय होते हैं। आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? यह आपकी 1857 में रखी गई थी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1927 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 178 कहता है भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको जो है आपका 3 भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? भारतीय विश्वविद्यालय एक तो आपके जैसे आवासीय हो गए, संबंधक हो गए और आवासीय संबंधक हो गए। ये 3 प्रकार के होते हैं भारतीय विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए मान्य सुझाव किसने दिए थे? ये आपके एनसीईआरटी ने दिए थे। प्राथमिक शिक्षा का दोष कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा का दोष आपके पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी है, प्रशिक्षित वेल ट्रेन टीचर्स का भी अभाव है, नीरस पाठ्यक्रम भी है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अपव्यय का कौन सा कारण है? अपव्यय शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग न करना, ये भी अपव्यय में कारण बनता है। विद्यालय भवन का भी अभाव है, शिक्षण सामग्री का भी अभाव है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है? शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है बालक को एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रखना अवरोधन कहलाता है। अवरोधन की समस्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? अवरोधन की जो समस्या वो सबसे अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो डी है वो राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है। यह मत किसका है? यह मत केजी सैयदेन का है। प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा नाम देने के पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था एक तो यह शिक्षा खर्चीली कम है, इस शिक्षा का आधार हस्तशिल्प है, बालक की आरंभिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो ये सभी कारण रहे जिस कारण से प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा नाम दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है बालक को आत्मनिर्भर बनाना, व्यावसायिक क्षमता बढ़ाना और सर्वांगीण विकास करना, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। 188 इज माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय कितना रखा गया है? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का जो समय है वो आपका 4 वर्ष रखा गया है। कितना? 4 वर्ष रखा गया है।
माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? इसमें आपका क्राफ्ट पॉलिटेक्निक आता है और इंटर कॉलेज, ये दोनों ही आ जाते हैं। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव आपके मुदालियर आयोग ने दिया था। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव मुदालियर आयोग ने दिया था। वर्तमान में हाई स्कूल में सभी विषय अनिवार्य कर दिए गए हैं। यह किस नीति के अंतर्गत किया गया है? यह आपका नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह किसका विचार है? यह आपका नेहरू जी का विचार है। किसका विचार है? नेहरू जी का। किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, की स्थापना हुई? यह आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना। यही एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के एनसीईआरटी को एस्टेब्लिश किया गया। भारत के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जिसको RIES भी कहते हैं, कौन से हैं? वो आपका जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर है, मैसूर है, शिलांग है, ये सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। एनसीईआरटी के कितने संगठक हैं? एनसीईआरटी के 8 संगठक हैं। कितने? 8। प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती है। ये किसका कथन है? ये आपका पूर्व शिक्षा मंत्री NS छागला का स्टेटमेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अध्यापक प्रशिक्षण की कितनी संस्थाएं प्रचलित थी? तो इसमें आपकी 3 जो है संस्थाएं प्रचलित थी। सन 1947 में केंद्रीय शिक्षा संस्थान CIE की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था एपेक्स बॉडी किसे माना जाता है? तो इसको जो है एनसीईआरटी को माना जाता है। किसको माना जाता है? एनसीईआरटी को। यहाँ तक हमारे 200 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबसे बेस्ट एमसीक्यूज वो होते हैं जो आपको चैप्टर वाइज दिए जाते हैं और चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पेड स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज जो है पेपर 1 टोटल 204 क्वेश्चंस पूरी बुक से निकाल करके दिए हैं। सिर्फ 204 क्वेश्चन। गारंटी इस बात की है कि आप कुछ भी ना पढ़ के अगर सिर्फ 200 क्वेश्चंस यही पढ़ लेते हैं तो 75 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज चुनिंदा क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो कि बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो आंसर होता है वो आपको हाईलाइट करके दिया जाता है और ये क्वेश्चन सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस तरीके का कॉन्टेंट जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 201 यानी कि 201 नंबर क्वेश्चन कहता है, दूरस्थ शिक्षा शब्द किस शिक्षा से विकसित हुआ है? तो दूरस्थ शिक्षा शब्द जो है आपका ये पत्राचार शिक्षा से विकसित हुआ है। आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? आचार्य राममूर्ति शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में विचार दिया था कि शिक्षा का सार्वजनिकरण होना चाहिए। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने का विचार किसका था? जेपी नायक का था। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने का विचार जेपी नायक का था। शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर जोर दिया था किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? तो इसमें बाधा नंबर 1 तो रटने पर बल है, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है, व्यवसाय शून्य शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही है। ये सभी ऑब्स्टेकल्स हैं, ये सभी बाधाएं हैं इसमें। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए जो सिफारिश किसने की थी? एनसीईआरटी ने की थी। प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा दी गई सिफारिश कौन सी थी? वो सिफारिश थी कि राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिलना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाया जाए। ये सभी जो है इसमें सिफारिशें दी गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसने काम किया था? कोठारी आयोग ने काम किया था। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से एक कौन सी है? वो है आपकी सृजनात्मक क्रियाएं। ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? यह आपकी 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। सभी के लिए शिक्षा परियोजना में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपका औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तो ये जो है सभी प्रकार की शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। किस जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना संचालित नहीं है? किस जनपद में? वो जनपद है आपका आगरा, ऐसा जिला आगरा जिसमें सभी के लिए शिक्षा परियोजना संचालित नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह खाद्यान्न की कितनी मात्रा प्रति बालक को दी जाती है?
वो 3 किलोग्राम की मात्रा प्रति बालक को दी जाती है। मध्याह्न भोजन योजना क्या है? मध्याह्न भोजन योजना यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आरंभ हुई थी? ये आपकी सन 1987-88 में आरंभ हुई थी। DPEV का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। DPEV का पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है? इसकी जो समानता है वो राष्ट्रीय विकास के लिए, सभी को शिक्षा के समान अवसर देने के लिए एंड एकीकृत समाज की स्थापना के लिए जो है शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है। NCTE किससे संबंधित है? NCTE आपकी शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों ने मध्याह्न भोजन की योजना किस सन में आरंभ की थी? वो आपकी 1995 में आरंभ की थी। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? इसको 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के सुधार के लिए बनाई गई थी। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, जिसमें सबसे पहले 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की गई, घोषित की गई। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो उसमें 75% आरक्षण है। पश्चिमी देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेश किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ईसाई मिशनरियों ने की थी। प्रारंभिक शिक्षा का जो संबंध है वो आपका कक्षा 5 तक की शिक्षा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा से है। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था? वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु काम करती है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है वो आपकी शिक्षक शिक्षा के विकास हेतु काम करती है। किस शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक की भूमिका गौण होती है? प्रकृतिवाद जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अध्यापक की भूमिका गौण होती है, सेकेंडरी होती है, या यूं कहें कि टीचर जो है वो पैसिव होता है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को और किस समिति ने ध्यान दिलाया था? हर्टाग समिति। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी किसने? शिक्षा आयोग 1964 ने की थी। पराविद्या जो है वो किससे संबंधित है? पराविद्या आपकी आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है और जो अपरा विद्या है वो लौकिक ज्ञान से यानी कि भौतिक ज्ञान से संबंधित है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है। कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड्स के घोषणा पत्र के तहत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपका, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की जो धुरी है वो आपकी AICTE है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य का आरंभ का जो वर्ष है वो 1993 है। क्या है? 1993 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? 1976 में। छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हम इस बात को महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन कोठारी आयोग का है। शिक्षा को समवर्ती सूची में जिस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है वो आपका 42वां संविधान संशोधन है। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकारा गया? 10+2+3 को एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? इसको 1978 तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया? माध्यमिक स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने का अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया। यह मत किसका है?
अनवरत एवं प्रौढ़ शिक्षा के बिना आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गति नहीं लाई जा सकती है, ऐसा डॉक्टर VKRV राव कहते हैं। अध्यापक शिक्षा का क्या परिणाम होता है? अध्यापक शिक्षा जो है उससे नियोजित शिक्षा होती है, उचित बाल निर्देशन हो जाता है, शिक्षा फलदायी हो जाती है, ये सारे उसके रिजल्ट्स होते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण किस सदी का विचार है? जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है ये आपका 20वीं सदी का विचार है। किस सदी का? 20वीं सदी का विचार है। भारत में सेवाकालीन प्रशिक्षण किसका परिणाम था? भारत में सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो इंग्लैंड में 1944 में जो शिक्षा अधिनियम था उसका परिणाम था। मत है अध्यापकों की निरंतर शिक्षा का अर्थ उनकी कमियों को दूर करने से अधिक है। यह मत किसका है? ये अमेरिका की शिक्षा आयोग का मत है। भारत में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रमुख अवस्था क्या है? इसका प्रमुख अवस्था है विद्यार्थी अध्यापक प्रणाली, अध्यापक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण। ये तीनों ही इसमें ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। कौन सी बात शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986 के दस्तावेज में कही गई है? इसमें बात कही गई है कि आज शिक्षा स्थिर नहीं है, यह परिवर्तनशील है। शिक्षा जो है वो परिवर्तनशील है। अध्यापक का सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके द्वारा होता है? अध्यापक का सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो प्रसार सेवा द्वारा, विद्यालय में प्रशिक्षण के द्वारा, परिभ्रमण के द्वारा, इन सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या सन्निहित है? सेवाकालीन प्रशिक्षण में आपका रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, सेमिनार आयोजन, अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण, ये सभी इसमें सन्निहित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आपका शिक्षण पद्धतियां, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा मनोविज्ञान, पाठशाला प्रबंध एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ये सभी कुछ पढ़ाया जाता है। यह किसकी सिफारिश थी? प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए। यह सिफारिश आपकी हर्टाग समिति की थी। किसकी? हर्टाग समिति की। NCTE किस प्रकार की शिक्षा के सुधार से संबंधित है? NCTE आपका शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। मुझे लग रहा है 5-6 बार क्वेश्चन आया ये। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने शिक्षा के उद्देश्य बताए, 4 बताए हैं। एक शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। छात्रों में माध्यमिक स्तर पर गुण होना चाहिए। छात्रों में माध्यमिक स्तर पर अनुशासन होना चाहिए। सामाजिकता एंड सहानुभूति होनी चाहिए। देश प्रेम और मानवता होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का माध्यम स्तर पर सामान्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का माध्यमिक स्तर पर सामान्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। ये सभी उद्देश्य हैं सामान्य शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति को अच्छा मानव बनाना, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1952-53 में अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुई थी। कोठारी आयोग की सिफारिशें थी। कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी वो थी कि शिक्षा के साथ क्षेत्रों के संबंध में, ठीक है, एक सेकंड प्लीज। कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी थी एंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी थी। इन सभी के क्षेत्र में थी। वुड प्रेषण की ऐतिहासिक जो घटना हुई वो 1854 में हुई। शिक्षा आयोग के जो चेयरमैन थे वो आपके डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। किस आयोग ने पाठ्यक्रम का संगठन 8वीं के बाद 2 स्तरों पर करने की सिफारिश की थी? वो था आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम का संगठन 8वीं के बाद 2 स्तरों पर करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार विविध पाठ्यक्रम का प्रवेश इस स्तर पर किया जाए। किस स्तर पर किया जाए? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किया जाए। माध्यमिक शिक्षा का दोष क्या है? माध्यमिक शिक्षा का दोष है पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण संकुचित है, पाठ्यक्रम पुस्तकीय है, पाठ्यक्रम सैद्धांतिक है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है बालकों को समग्र अनुभव प्रदान करना, पाठ्यक्रम को वर्तमान के अनुभवों से संबंधित करना, कौतूहल, यथार्थता और सामान्यीकरण को मुख्य स्थान देना। ठीक है, ये पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षक की एक मुख्य भूमिका छात्रों को उनके लिए तैयार करना है, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध स्थापित करने का जो प्रमुख उपाय है वो अभिभावक शिक्षक संघ है। अभिभावक शिक्षक संघ है। अनौपचारिक साधनों में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? अनौपचारिक साधन में आपकी पत्राचार शिक्षा केंद्र भी आते हैं, सायंकालीन कक्षाएं भी आती हैं जो शाम को चलती हैं,
दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सभी अनौपचारिक साधनों में सम्मिलित जो है होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। बिना शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये आपके स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अनौपचारिक साधनों में सम्मिलित है, अनौपचारिक साधनों में सायकालीन कक्षाएं, पत्राचार, ये सभी चलते फिरते विद्यालय, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रतीकों का वर्गीकरण किया जा सकता है, इनमें भाषा, चित्र, क्रियाशीलता, ये सभी इंक्लूड है, शामिल है। संप्रेषण में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं, संप्रेषण में अनिवार्य रूप से प्रतीक सम्मिलित होते हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें आपका भौतिक कारक भी आता है, व्यक्तिगत और मनोसामाजिक कारक भी आते हैं, अर्थ विषयक और अथवा भाषाई कारक भी आते हैं, इसलिए सभी कारक आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कक्षा कक्ष की स्थिति में संप्रेषण मुख्य अवयव है। पठन, लेखन, बोलना, श्रवण करना, ये सभी मुख्य अवयव हैं कक्षा की स्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 282, उद्दीपन विचलन में शिक्षक को शिक्षण देते समय किसमें परिवर्तन करते रहना सम्मिलित है? किसमें व्यवहार में परिवर्तन करते रहना सम्मिलित है? जब यानी कि जब टीचर टीचिंग कर रहा हो तो उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है, तो इसमें आपकी खेल चिकित्सा हो गई, योग चिकित्सा हो गई, समूह चिकित्सा, ये सभी जो है सशक्त चिकित्साएं हैं। आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। वाद विवाद प्रतियोगिता में तत्व ध्यान से देखने चाहिए, कौन से? एक तो प्रतियोगिता का संचालन कुशल अध्यापकों द्वारा कराया जाना चाहिए, उच्चारण संबंधी शुद्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है, प्रतियोगिता तिथि पहले से निश्चित होनी चाहिए। इन सभी पर ध्यान देना, इन सभी तत्वों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भारत में खुलने वाले विश्वविद्यालयों में कौन नहीं था? लाहौर नहीं था, बाकी आपका कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सभी भारत में खुलने वाले विश्वविद्यालय हैं। कौन सा खुला विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका है ये खुला विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये सन 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? मुंबई विश्वविद्यालय की। उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई थी? राष्ट्रीय सेवा योजना आपकी 1959 में हुई थी। ठीक है, उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या छात्र अनुशासनहीनता है, शिक्षा का निम्न स्तर है, निर्देशन का भी अभाव है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है? विश्व भारती शांति निकेतन जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी आपका वनस्थली है, गुरुकुल कांगड़ी है, गुजरात विद्यापीठ, ये सभी आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5 वर्षों में कम से कम मॉडल पाठचर्या को अपडेट बनाने का काम करे, यह सुझाव किसने दिया? ये सुझाव आपके कोठारी आयोग 1964-66 ने दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की जो घोषणा की गई। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा की गई। ये ऑप्शन दोनों राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट हो जाएगा। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले किसने प्रयास किया? सबसे पहले महाराज संभाजी गायकवाड़ ने प्रयास किया था। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान की धारा 45 जो है वो किससे संबंधित है? वो आपकी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है। पब्लिक स्कूलों के विकास से प्रमुख समस्या संवैधानिक प्रावधानों की कार्यविधि के जिस क्षेत्र में आई है वो क्या है? वो है आपकी शैक्षिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन नंबर 300 इज हिंदी भाषा क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत और अध्ययन के लिए जो भाषाएं हैं वो आपकी हिंदी, अंग्रेजी व कोई एक भारतीय भाषा इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 301 कहता है, क्वेश्चन इज सन 1918 से 1920 तक यानी कि 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्ष की अल्प अवधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। उनमें से एक राज्य जो है वो आपका गुजरात है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना जो थी वो आपकी 1953 में हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन कमीशन जो था वो आपका उच्च शिक्षा से संबंधित था। मुदालियर कमीशन जो है वो आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर LS मुदालियर थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा निदेशालय जो है वो आपका इलाहाबाद में है।
माध्यमिक शिक्षा का शुभारंभ किसने किया था? यूरोपीय मिशनरी ने किया था। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति आपकी 1948 में हुई थी। कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? कोठारी आयोग की नियुक्ति 1964 में हुई। कोठारी आयोग जो था वह आपका प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च इन सभी से संबंधित था। आगे बात करते हैं, छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हम इस बात को महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक जैसा होना चाहिए। यह विचार किसका है? यह विचार आपका कोठारी कमीशन का है। शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? शिक्षक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या है आपका सिद्धांत और व्यवहार में पृथकता है। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या जो है वो आपकी मानवीय पक्ष की अवहेलना है। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्या मानवीय पक्ष की अवहेलना है। शिक्षक शिक्षा का गुणात्मक सुधार निर्भर करता है शिक्षक की गुणवत्ता पर। किस पर? शिक्षक की गुणवत्ता पर। शिक्षक सत्यतापूर्वक तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक उससे सीखा नहीं है, जब तक उसने सीखा नहीं है। वह दीपक तब तक दूसरे दोष की भांति प्रकाश नहीं फैला सकता जब तक कि उसकी बत्ती को प्रज्वलित न किया जाए। यह कथन किसका है? यह आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक होता है। यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर किसने दिया? लॉर्ड स्टेनले ने दिया। छात्राध्यापक पद्धति का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? छात्राध्यापक पद्धति का जो प्रचलन है वो प्राचीन काल से प्रारंभ हुआ और चला आ रहा है। शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कहाँ पर केंद्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी? मद्रास में। शिक्षा के लिए सर्वप्रथम मद्रास में केंद्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी। शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय की जो स्थापना है वह आपकी सन 1826 में हुई थी। सिखाए वही जो सीखना कभी बंद ना करे, यह स्टेटमेंट टैगोर जी का है। किसका है? टैगोर का है। यह विलक्षण बात है कि हमारे विद्यालय 24 और 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही उन विषयों के संबंध में सब कुछ सीख लेते हैं जो उनको पढ़ाने होते हैं और उसके बाद उनकी सब भावी शिक्षा अनुभव पर छोड़ दी जाती है। यह कथन राधाकृष्णन का है। किसका है? राधाकृष्णन का है। ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में होने वाली तीव्र गति तथा शिक्षा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों में होने वाले निरंतर विकास के कारण शिक्षण व्यवस्था में सेवाकालीन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। यह विचार कोठारी आयोग का है। प्रादेशिक शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 1963 में हुई थी। जुलाई 1963 में हुई थी। माध्यमिक स्कूल प्रणाली को प्रशिक्षण और स्रोत संबंधी सहायता प्रदान करते हैं सहायक शिक्षा कॉलेज, जिसको CTE कहते हैं। सर 1992-93 में कितने उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान IASE स्थापित करने की संस्तुति की गई है? तो इसमें आपके 10 उच्च शिक्षा संस्थान या जिसको IASE कहते हैं स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षक शिक्षा के सुधार के लिए 1993 में संसद द्वारा स्थापना की गई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सेवाकालीन शिक्षा का संगठन एवं उसका नियोजन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। किसको? खुले विश्वविद्यालयों को उसका दायित्व सौंपा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए की गई थी। शिक्षक शिक्षा को सुधारने के लिए की गई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति का नाम भावात्मक एकता समिति है। क्या नाम है? भावात्मक एकता समिति है। नई शिक्षा प्रणाली में 1986 में राष्ट्रीय एकता के लिए दिए गए जो मुख्य सुझाव हैं उसमें आपका संपर्क भाषा को बढ़ा दिया जाए, दूसरी भाषाओं में अनुवाद कार्य और बहुभाषा भाषी कोशों की शब्दावली को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रादेशिकता एक डैश समस्या है जिसे दूर करने के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये एक सामाजिक समस्या है। प्रादेशिकता जो है वो एक सामाजिक समस्या है। कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या है। इंटर्नशिप डैश संबंधी आवश्यकता है। इंटर्नशिप जो है वो आपकी उद्यम से संबंधित आवश्यकता है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक संवैधानिक उद्देश्य है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक संवैधानिक उद्देश्य है। सामान्य शिक्षा अध्यापक शिक्षा की आधारभूमि होती है। अध्यापन यानी कि टीचिंग डैश को सीखने के लिए
अध्यापक शिक्षा को जरूरी माना गया है। अध्यापन जो है कला को सीखने के लिए, अध्यापन यानी कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट को सीखने के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता जरूरी है। संवेगात्मक प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षा प्रदान करती है। जो संवेगात्मक प्रशिक्षण होता है वो टीचर एजुकेशन प्रदान करती है। सेवाकालीन और सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा के मध्य पृथक्करण को दूर करना आज आवश्यक हो गया है। इनके बीच जो पृथक्करण है, जो अलगाव है, उसको दूर करना जरूरी है। संसाधनाभाव की स्थिति में समान दक्षतापूर्ण काम का पाना डैश गुण के कारण संभव है। किस गुण के कारण? संसाधन संपन्नता गुण के कारण संभव है। समाज को कैसा अध्यापक चाहिए, यह तय करने का कार्य दार्शनिक आधार पर किया जाता है। अध्यापक जन्मजात होते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता। मोनिटोरियल जो व्यवस्था थी वह ब्रिटिश काल में थी। मोनिटोरियल व्यवस्था ब्रिटिश काल में थी। हर्टाग कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था पर बल दिया 1882 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर बल दिया 1917 में। और उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लिए कितने विषयों का चयन अध्यापन विधि ज्ञान के लिए करना आवश्यक माना जाता है? 1। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा हेतु 1 विषय का चयन। कितने विषय? 1 विषय का चयन। माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण हेतु क्या योग्यता निर्दिष्ट की गई है? तो उसमें स्नातक योग्यता जरूरी बताई गई है। शैक्षिक धारा के विषयों के शिक्षण को किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है? वो आपका उच्च माध्यमिक है। उच्च माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में गुण होने चाहिए। उसमें आपका सूझबूझ की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना भी जरूरी है, अवबोध की समस्या होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान आपका अवकाशकालीन पाठ्यक्रम भी है, अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी है, पत्राचार पाठ्यक्रम भी, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना, शिक्षकों की कार्यकुशलता वृद्धि, नवीन उद्दीपन प्रदान करना, सेवारत अध्यापकों को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रविधियों के विषय में जानकारी प्रदान करना। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 3 ऑप्शन ऊपर की सही हैं। सेवारत अध्यापक शिक्षा की क्रिया है कौशल का विकास करना, व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना और व्यवसाय से संबंध रखना। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्था है शिक्षा की राज्य संस्थाएं, विज्ञान की राज्य संस्थाएं, अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं, ये सभी संस्थाएं सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं हैं। शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने पर बल उपागम में अधिक दिया जाता है। मूल्यांकन उपागम में अधिक दिया जाता है। निरीक्षण के लिए उससे संबंधित तालिका का उपयोग करना अपेक्षित होता है। उद्देश्य कथन का चरण पाठ प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य जोड़ा गया है। पाठ प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य जोड़ा गया है। मनोगामक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कौशल पाठ योजना के माध्यम से कर पाना संभव हो सकता है। मूल्यांकन या उपागम को डैश ने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था ब्लूम ने। पाठ प्रस्तावना छात्रों को अधिगम के लिए तत्पर बनाता है। जो पाठ प्रस्तावना है वो छात्रों को लर्निंग के लिए जो है प्रेरित करता है। पाठ प्रस्तावना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है जो प्रविष्टि व्यवहार के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। भारत में खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया था? यह आपका 1989 में स्थापित किया गया था। त्रिभाषा सूत्र की स्थापना किसने प्रस्तुत की थी? त्रिभाषा सूत्र की सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रस्तुत किया था। नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाना है। नवोदय विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाना है। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? यह आपका दिल्ली में स्थापित किया गया। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? यह शिक्षा का निरौपचारिक रूप है। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? यह विचार जॉन डीवी के हैं। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो इसमें जो है
किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कोई फिक्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें व्यक्ति अपने स्थान पर सीखता है, इसमें संचार के माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 48-49 में क्यों की गई थी? मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का जो दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन है। 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? तो इसमें आपका कोठारी आयोग का गठन 1964-65 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में किया गया। राममूर्ति समिति 1990 जो है वो गठित इसलिए हुई थी ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हो सके। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया था? ये आपका 1976 में लाया गया था। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव प्रथम किसने दिया था? पहला सुझाव ताराचंद्र समिति ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा 1968 में किस स्तर की शिक्षा अनिवार्य करना प्रस्तावित किया था? तो ये आपकी माध्यमिक, ठीक है, किस स्तर की शिक्षा? माध्यमिक स्तर की शिक्षा अनिवार्य करना प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1979 यानी कि 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के लोगों को रखा गया था? तो इसमें आपके 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग थे उनको रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 तक कब तक सर्वसुलभ कराने की घोषणा की गई थी? ये आपकी 1990 तक इसको सर्वसुलभ कराने की घोषणा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? ये राधाकृष्णन आयोग ने इसको प्रस्तावित किया था। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? इसको 23 खंडों में बांटा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया 7 मई 1990, ठीक है, 7 मई 1990। 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ? 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में जो शैक्षिक ढांचा था वो आपका 10+2+3 था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? वो आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड थी। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो आपकी समवर्ती सूची में है। कहाँ है? समवर्ती सूची में है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? वो हमारा अनुच्छेद 21 का है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है? 7 अध्यायों का वर्णन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ? यह आपका 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा के कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा? 25%। सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों किया गया था? सामान्य शिक्षा को 3 वर्षीय युवकों को पूर्ण ज्ञान देने के लिए किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी 1968 में। कब? 1968 में। भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? राममूर्ति आयोग को। ओके। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाली जो संस्था है वो आपकी नैक है। कौन सी संस्था है? नैक है। नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना आपकी 1 सितंबर 1961 को की गई थी। विश्वविद्यालय वित्त प्राप्त करते हैं यूजीसी से। विश्वविद्यालय जो हैं वो अपना वित्त यूजीसी से प्राप्त करते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है।
गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक यानी कि कॉमन कोर में स्थान दिया, तो इसमें लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया, एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, इसको जो है उसमें स्थान मिला। 10+2+3 शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से कितने वर्ग किए गए हैं? इसमें 2 वर्ग किए गए हैं। सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों किया गया? युवकों को पूर्ण ज्ञान देने के लिए इसको 3 वर्षीय किया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी 1968 में। भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी 1986 में। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। 1986 की नई राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? राममूर्ति आयोग को सौंपा गया। बहुत क्वेश्चन डबल दिए हैं इन्होंने। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 से कराया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए थे? 1992 में इन्होंने सुधार प्रस्तुत किए थे। नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है? भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने वाला जो संस्तुति है, जो सुझाव है, इसको व्यवहार में नहीं लाया गया है। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो उन्होंने पत्राचार अध्यापक शिक्षा की सिफारिश नहीं की है। निम्न में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया? यशपाल। ठीक है, यशपाल किसने? तो यशपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? 1992 में लागू किया गया। कब? 1992 में। शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना केंद्र और राज्यों का संवैधानिक दायित्व हो गया है, ऐसा तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम कहते हैं। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किसने की? डेलर्स आयोग की नियुक्ति यूनेस्को ने की। किसने? यूनेस्को ने की। डेलर्स आयोग में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। डेलर्स आयोग के सदस्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर कर्ण सिंह ने। किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? डॉक्टर कर्ण सिंह ने। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सीखना आंतरिक खजाना है, इसके तहत। डेलर्स आयोग रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1996 में। डेलर्स आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जैक्स डेलर्स। कौन थे? जैक्स डेलर्स। डेलर्स के अनुसार किसकी शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए? तो इसमें सामान्य ज्ञान शिक्षा एंड मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया? तो इसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, यहाँ पे 1986 होना चाहिए, 1886 नहीं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? तो उसको 23 खंडों में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का जो गठन किया गया वो आपका 7 मई 1990 को किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब हुआ? 29 जुलाई 2020 को हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई? तो वो सर्व शिक्षा अभियान है। एंड शिक्षा के अधिकार विधेयक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। डियर फ्रेंड, हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं क्लास के। एंड आपसे जो बताया था हमने पेड नोट्स के लिए, तो जो नंबर है वो नोट करके रखिएगा। बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको अगर लेना है, पढ़ना है, अच्छा करना है, 4th सेमेस्टर आपका लास्ट टाइम बचा है। 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है। एंड जो मार्केट में कंटेंट है वो भी आपको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कराया जाता है। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम एक समान शिक्षा की बात कब उठाई थी? 1936 में उठाई थी। 1936 में उठाई थी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो इसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें किस आयु वर्ग को बच्चों को रखा गया? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया था। तो सारे क्वेश्चंस हमने इस क्वेश्चन बैंक के कर लिए हैं और भी सब कर लेंगे, और जितने भी आपके जैसे जो भी मॉडल पेपर हैं उनको भी कर लेंगे। तो क्लास कैसी थी कमेंट करके जो बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।